गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम सभी चैप्टर 9 देख रहे थे, औद्योगिक क्रांति और सामाजिक बदलाव, जो सन 1750 से लेकर के 1900 के बीच के बारे में हमें काफ़ी जानकारी मिली, जिसमें हम ये देख रहे थे औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन में ही क्यों, 18वीं सदी में क्यों, जिसमें हमें राजनीतिक स्थिति के बारे में भी पता चला, घरेलू बाजार के बारे में भी, और साथ ही साथ कृषि का व्यापारीकरण और कृषि क्रांति में किस तरीके से परिवर्तन हुए ये भी हम देखें। तो आज बच्चों हम घर नंबर पर देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और उपनिवेश। चलिए बुक की ओर ध्यान देते हैं कि किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय बाजार और उपनिवेश में परिवर्तन स्थिति कैसे हुए, इसके बारे में देखते हैं। 17वीं सदी के अंत तक ब्रिटेन के व्यापारी चीन, भारत, अफ्रीका, अमेरिका आदि में सक्रिय व्यापार और राजनीति में लगे हुए थे। मतलब जो 17वीं सदी की स्थिति के अंत में ब्रिटेन के जो व्यापारी थे वो अपने व्यापार के साथ साथ राजनीतिक स्थिति में भी लगे हुए थे, और साथ ही साथ वो उसे सक्रिय रूप से मतलब व्यापार को और राजनीति को सही तरीके से आगे बढ़ाने की कोशिश में वो लगे हुए थे। इस कारण ब्रिटेन में धन और पूंजी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध थी। अमेरिकी उपनिवेशों के कारण उन्हें सस्ते में कपास, अनाज आदि उपलब्ध हुए। एक तो ब्रिटेन के पास क्या थी, धन और पूंजी पर्याप्त मात्रा में थी, क्योंकि उन्होंने समय के साथ साथ औद्योगिकरण का विकास काफ़ी अच्छे ढंग से किए हुए थे। तो इस तरीके से जो अमेरिकी उपनिवेश के कारण उन्हें क्या है, उनको आसानी से चीज़ें प्राप्त हो जाती थी। तो इस तरीके से देखते हैं कि इसके बदले में ये उपनिवेश ब्रिटेन में बने औद्योगिक उत्पादों को खरीदते थे। तो इस तरीके से जो ब्रिटेन, इस तरीके से वो क्या होने लगे कि जो फसलें उत्पादन और साथ ही साथ जो सस्ते दामों पर उन्हें अनाज और कपास और साथ ही साथ इनके साथ साथ और भी चीज़ें आसानी से उपलब्ध हो जाने की वजह से जो उपनिवेश ब्रिटेन में बने थे वो क्या थे, औद्योगिक उत्पादन को खरीदने में उन्हें आसानी होने लगी। ब्रिटेन के महानगर विश्व व्यापार के केंद्र बन चुके थे। जो ब्रिटेन के जो महानगर थे, बड़े नगर के रूप में सामने हुए थे, वो क्या थे, विश्व बाजार, विश्व के लोग वहाँ व्यापार करने के लिए आते थे। इस कारण वहाँ पर बैंक आदि वित्तीय संस्थाएं बनी जो किसी भी आर्थिक परियोजना के लिए वित्त उपलब्ध करा सकती थी, क्योंकि महानगर होने की वजह से और साथ ही साथ व्यापार का केंद्र होने की वजह से वहाँ बैंकों के संबंधी और साथ ही साथ उन्हें ऐसे संस्थाएं जहाँ उन्हें आर्थिक रूप से जो योजनाएं चलती हैं उसके तहत उन्हें आसानी से पैसे उपलब्ध हो जाते थे। ब्रिटेन में कारखाना लगाने के लिए ये सब सुविधाएं बहुत काम आए। तो इस तरीके से क्या होने लगा कि ये सब सुविधाएं मिलने की वजह से ब्रिटेन में जो कारखाने लगने लगे थे उन्हें काफ़ी सुविधाएं होने लगी, क्योंकि जो बैंक थे और साथ ही साथ वित्तीय संस्थाएं थे जहां से उन्हें आसानी से पूंजी प्राप्त या आय प्राप्त हो जाते थे। अब आगे देखते हैं, ब्रिटेन के लिए चाहिए कि जरूरी मात्रा में पूंजी आर्थिक धन उपलब्ध हो जिससे मुनाफे के लिए निवेश किया जा सके। तो औद्योगिकरण के लिए चाहिए, क्या चाहिए था, पूंजी की आवश्यकता थी, अर्थात उन्हें धन की उपलब्ध हो जिससे वो मुनाफा कमा सके, फायदा कमा सके। जब मतलब जो पूंजी होगी उसको क्या करना पड़ेगा, खर्च करना पड़ेगा, ताकि जब उत्पादन किया जाएगा तो उससे धन की प्राप्ति होगी। तो इस तरीके से उन्हें मुनाफा हो। यह किसी का व्यक्तिगत धन हो सकता है या बहुत से लोगों का धन जो बैंक आदि वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से मिले। तो इस तरीके से जो धन प्राप्त होगा वह या तो व्यक्तिगत, ये किसी व्यक्ति का वो धन होगा, या तो बहुत से लोगों का, मतलब जो बैंक में अपनी जमा पूंजी के माध्यम से पैसे एकत्र करते हैं या बैंक के माध्यम से वो जमा करते हैं, तो उसके माध्यम से वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से वह पैसे उन्हें प्राप्त होंगे। दूसरी ज़रूरत बाजार की है, मतलब दूसरी ज़रूरत जो थी वो क्या थी, बाजार के लिए थी। उत्पादित मतलब उत्पादन किए जाने सामान को खरीदने के लिए लोग तैयार हों और उन तक सामान को आसानी और
कम खर्च में पहुंचाया जा सके। जिन चीज़ों का या जिन चीज़ों का उत्पादन किया जाता है तो उन सामानों को खरीदने के लिए लोग क्या हो, तैयार हो सके, ताकि क्या हो सके, उन्हें उन सामान को आसानी से और कम खर्च पर उन्हें प्राप्त हो सके। यानी खरीदारों को बाजार से खरीदने की ज़रूरत हो और उनके पास पैसे हो। तो इस तरीके से जो खरीदार होगा, खरीदने वाला होगा, वो उसे बाजार से आसानी से जो ज़रूरत की आवश्यक चीज़ें हैं वो उन्हें प्राप्त हो। तो उनके लिए क्या होना चाहिए, उनके पास पैसे हो। साथ ही औद्योगिक उत्पादन पर आवश्यक कर ना लगे। साथ ही साथ ये भी बोला गया है कि औद्योगिक उत्पादन, जहाँ पे जिन उद्योगों में चीज़ों का उत्पादन किया जा रहा है वहाँ पे अनावश्यक, मतलब जो ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत से ज़्यादा उन पर कर ना लगे। और परिवहन की सुविधा हो ताकि कम खर्च में सामान दूर दराज के ग्राहकों तक पहुंचा सके। और साथ ही साथ इसके साथ साथ क्या हो कि जो यातायात में जो सुविधा मिले वो क्या हो, कम खर्च में हो, आसानी से चीज़ों को लाया ले जाया जा सके। और साथ ही साथ जो उसे जो प्राप्त हो रहे उन चीज़ों को दूर दराज के लोगों तक भी आसानी से पहुंचाया जा सके। तीसरी ज़रूरत है कामगारों की जो कम मजदूरी पर भी काम करने के लिए तैयार हों। तो तीसरी ज़रूरत क्या थी कि जो काम करने वाले हों, उन उद्योगों में जो काम करने वाले लोग हों वो कम वेतन पर भी काम करने के लिए तैयार हों और उनके पास मजदूरी के अलावा और कोई जीविका का साधन ना हो। तो वो लोग जो कारखानों में काम करेंगे वे लोग सिर्फ मजदूरी करेंगे, उसके अलावा उनके जीवन का कोई दूसरा साधन ना हो। चौथी ज़रूरत है सस्ते में मगर नियमित रूप से कच्चे माल की आपूर्ति। चौथी जो ज़रूरत थी वो की थी जो सस्ते माल जो प्राप्त हो रहे, जैसे अनाज हो गए, कपास हो गए, ये चीज़ें उन्हें लगातार उन्हें नियमित रूप से वो कच्चे माल है वो उसकी पूर्ति आसानी से उन्हें मिल सके। हमने देखा कि किस प्रकार ब्रिटेन के औद्योगिकरण को उसके अंतर्राष्ट्रीय बाजार और उपनिवेशों ने संभव बनाया। तो इस तरीके से जो ब्रिटेन के औद्योगिकरण थे, उद्योग धंधे जो चल रहे थे, उसमें किसका, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर और साथ ही साथ उपनिवेशों ने उसे संभव बनाया। वो देश है जहाँ से उन्हें आसानी से कच्चा माल प्राप्त हो जाता है, तो उनके जो प्राप्त हो जाता है, जो आसानी से मिल जा रही थी, इन सभी चीज़ों ने इन सब चीज़ों को औद्योगिकरण को संभव बनाया है। अब आगे देखेंगे 9.1.4 में औद्योगिकरण के दौरान मजदूर, किस तरीके से औद्योगिकरण के दौरान मजदूरों को क्या करने पड़े, कैसे करने पड़े, इनके बारे में देखेंगे। जैसे जैसे कारखाने लगने लगे और खदानें खुली, गांव में बड़ी संख्या में लोग काम की तलाश में शहरों की ओर चलने लगे। जैसे जैसे मतलब उद्योग धंधे लगते जा रहे थे और खदानें जहाँ पे खुली खदानें जहाँ पे खनन के माध्यम से या खुदाई के माध्यम से खनिज चीज़ें निकाले जा रहे, तो इन सब चीज़ों के लिए काम करने के लिए गांव के जो लोग थे वह बड़ी संख्या में काम की तलाश में शहरों की ओर आने लगे। नौकरी मिलने की संभावना, यारी दोस्ती कुनबे कुटुंब के जरिए जान पहचान पर निर्भर करती थी। तो इस तरीके से उन जगहों पर काम करने, नौकरी मिलने के लिए वो क्या करते थे, करने के लिए यारी दोस्ती के माध्यम से या फिर सगे संबंधी जो होते थे उनके आधार पर जान पहचान पर निर्भर करते थे। अगर कोई जान पहचान उस कारखाने पे या उस खुले खदान पे काम कर रहा है तो उसके जो दोस्त होंगे या कुटुंब होंगे, उसके जो रिश्तेदार होंगे, वो उन्हें आसानी से उस कारखाने में उन्हें नौकरी मिलने की संभावना बढ़ जाती थी। अगर किसी कारखाने में रिश्तेदार या दोस्त लगा हुआ है तो नौकरी मिलने की संभावना ज़्यादा रहती थी। तो इस तरीके से उन्हें आसानी से काम मिल जाता था। सबके पास ऐसे सामाजिक संपर्क नहीं होते थे, लेकिन साथ ही साथ क्या है कि सभी को ऐसे जो संपर्क, जो सामाजिक संपर्क होते थे, ऐसे संपर्क उन्हें नहीं मिल पाते थे। रोजगार चाहने वाले बहुत सारे लोगों को हफ्तों तक इंतजार करना पड़ता था। जो लोग उद्योगों में काम करने वाले हैं, कारखानों में काम करने या खुले खानदानों में जो काम करने, खदानें खुली उन जगहों पर काम करने वाले लोग हैं, जो उनके सामाजिक संपर्क नहीं होते थे, उन्हें क्या है कई हफ्तों तक उन्हें इंतजार करना पड़ता था उन्हें उस जगह पर रोजगार पाने के लिए। वे
पुलों के नीचे या रैन बसेरे में रात काटते थे। जब उन्हीं के पास कोई रोजगार ना होने की वजह से और साथ ही साथ उनके पास कोई आवास ना होने की वजह से वो क्या करते थे, पुलों के नीचे रहते थे या तो रैन बसेरे जहाँ पे रुकने की व्यवस्था होती थी, उन जगहों पर वो रात अपने काटते थे। कुछ बेरोजगार शहरों में बने निजी रैन बसेरे में रहते थे। कुछ बेरोजगार जिनके पास काम नहीं होती थी, वह शहरों में जो निजी तौर से जो बने होते थे रैन बसेरे रुकने के लिए होते थे, उन जगहों पर वे रहते थे। बहुत सारे निर्धन पुलिस विभाग द्वारा चलाए जाने वाले अस्थायी बसेरे में रुकते थे। तो इस तरीके से वो लोग, बहुत सारे लोग जो निर्धन मतलब जो गरीब हैं, पुलिस विभाग के द्वारा जो चलाए जा रहे थे अस्थायी रूप से, अस्थायी रूप से उन बसेरे पे रुकते थे जहाँ पे प्रतीक्षालय होती थी या रुकने की जगह, तो उन जगहों पर भी वो रुकते थे। मजदूरों को शहरों की गंदी बस्तियों में बिना किसी नागरिक सुविधा के रहना पड़ता था। तो इस तरीके से मजदूरों को जो शहर की जो गंदी बस्तियां होती, जो रहने योग्य नहीं होती थी, उन जगहों पर भी, और ना ही वहाँ पे नगरीय सुविधा होती थी, तो उन जगहों पर वो रहने के लिए उन्हें रहना पड़ता था, क्योंकि उनके पास ऐसी कोई सुविधा नहीं होती थी, जिसकी वजह से वो कुछ, जहाँ मतलब पैसे नहीं होने की वजह से वो ऐसे जगह को अफोर्ड नहीं कर पाते थे जहाँ वो आसानी से पैसे दे करके कुछ दिन के लिए रुक सके। तो इस तरीके से वो जहाँ उन्हें सुविधा मिलती थी, जहाँ रहने योग्य मिल जाता था, उन्हीं जगहों पर वो रहने के लिए मजबूर हो जाते थे। इस कारण बीमारियाँ व महामारियाँ फैली। तो इन्हीं की वजह से क्या होने लगी कि बीमारियां भी फैलने लगी, और साथ ही साथ महामारी, जो बीमारी थी वो क्या है, फैलती चली जा रही थी एक दूसरे के माध्यम से। बीमारियों और गरीबी के कारण मजदूरों को औसत आयु उन दिनों बहुत कम थी। तो इन्हीं सब की वजह के कारण एक तो साथ ही साथ बीमारी भी फैलती जा रही थी, और साथ ही साथ उनके पास गरीबी थी। तो बीमारी में जब पढ़ने के बाद ना, तो उन्हें उनके पास अपने स्वस्थता को देखते हुए करने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए उनके पास पैसे भी नहीं थे कि वो जाकर के उनके अपनी इलाज करा लें। तो इस कारण से जो मजदूरों की जो औसत आयु थी, मतलब उनका जो जीवन काल था, वह उन दिनों बहुत कम था, मतलब उनकी जल्दी मृत्यु हो जाती थी। बहुत से उद्योगों में मौसमी काम की वजह से कामगारों को बीच बीच में लंबे समय तक खाली बैठना पड़ता था। बहुत से उद्योगों में जब मौसमी काम की वजह से मौसम के अनुसार वहाँ काम होते थे उद्योगों में, तो कामगारों, उन उद्योगों में काम करने वाले जो मजदूर हुआ करते थे, वह बीच बीच में लंबे समय के लिए उन्हें खाली बैठना पड़ता था, क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं होता था, और साथ ही जो उद्योग में काम करते थे वो मौसम के अनुसार या मौसम की वजह से उसके हिसाब से काम होते थे। तो इस दौरान उन्हें क्या होता था, लंबे समय तक उन्हें खाली बैठना पड़ता था, उनके पास कोई रोजगार नहीं होती थी। काम का मौसम गुजर जाने के बाद गरीब दोबारा सड़क पर आ जाते थे। तो इस तरीके से जब मौसम गुजर जाने के बाद, जब जिस स्थिति में तब तक उन्हें काम मिलता था तब तक तो ठीक था, लेकिन जब उन्हें काम नहीं मिलता था तो वो क्या है, दोबारा गरीबी की स्थिति में वो सड़क पर आ जाते थे, मतलब अपनी आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए वो सक्षम नहीं हो पाते थे। कुछ लोग जाड़ों के बाद गांव में चले जाते थे, जहां इस समय काम निकलने लगता था। तो इस तरीके से जो कुछ लोग होते थे वो जाड़ों के बाद वो अपने गांव चले जाते थे, जहां वो जो गांव में जो कुछ भी काम मिलता था या उनके अपने जो काम होते थे, उन्हीं कामों पर वो लग जाते थे। लेकिन ज़्यादातर लोग शहरों में ही छोटा मोटा काम ढूंढने की कोशिश करते थे, लेकिन अधिकांश लोग क्या करते थे, शहरों में भी कोई छोटा मोटा रोजगार मिल जाए, काम मिल जाए तो इसी काम में वो ढूंढने की कोशिश हमेशा लगे रहते थे। अब आगे देखते हैं। 19वीं सदी की शुरुआत में वेतन में कुछ सुधार हुआ। तो इस तरीके से बढ़ते बढ़ते 19वीं सदी के शुरुआती दौर में उनके वेतन में कुछ परिवर्तन आने लगा, लेकिन अक्सर यह महंगाई के कारण असहनीय हो जाता था। लेकिन क्या होते थे, वेतन में तो सुधार तो हुआ, लेकिन महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई थी कि उन चीज़ों को वो
खरीद नहीं पाते थे। मजदूरों की आमदनी भी सिर्फ वेतन दर पर ही निर्भर नहीं होती। तो इस तरीके से जो उनकी जो आय होती थी वो वेतन दर पर निर्भर नहीं होती थी मजदूरों की। रोजगार की अवधि भी बहुत महत्वपूर्ण थी। मजदूरों की औसत दैनिक आय इससे तय होती थी कि उन्हें कितने दिन काम मिला है। तो मजदूरों की जो औसत मतलब उन्हें कितने दिन उन जगहों पर काम करना है यह तय होती थी, और उन्हें कितने दिन काम मिला है ये उन्हें पता होता था। 19वीं सदी के मध्य में सबसे अच्छे हालात में भी लगभग 10% शहरी आबादी निहायत गरीब ही थी। 19वीं सदी की स्थिति के बाद भी जब मध्य स्थिति में जब वो लोग पहुँचे तब भी उनकी हालत क्या थी, शहरी आबादी की तुलना में जो गरीब थे उनकी स्थिति उतनी खास नहीं हुआ करती थी। तो इस तरीके से कुछ ही लोग जो शहरों में रहने वाले थे वो क्या अच्छे जीवन जीते थे, लेकिन कुछ लोग गरीब जो लोग थे वो उनकी स्थिति अभी भी क्या थी, कमजोर ही थी। आर्थिक मंदी के दौर में बेरोजगारी की संख्या विभिन्न क्षेत्रों में 35 से 75% तक पहुंच जाती थी। तो इस तरीके से जब आर्थिक मंदी के दौर में जब वो होते थे उस समय उनके पास कोई काम नहीं होता था। तो उस स्थिति में विभिन्न क्षेत्रों में कितने 35 से 75% तक संख्या बढ़ जाती थी। ऐसे कठिन समय में विवश मजदूर रोटी के लिए दंगा फसाद पर भी उतर जाते थे। तो इस तरीके से जब उन्हें ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ता था तो मजबूर होकर के मजदूर क्या करते थे, रोटी के लिए मतलब अपने भोजन के लिए वो लड़ाई झगड़े जैसे इस दंगे फसाद में वो उतर जाते थे। बेरोजगारी की आशंका के कारण मजदूर नई प्रौद्योगिकी से चिढ़ते थे क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं होता था। इस कारण से जो मजदूर होते थे वो नई जो प्रौद्योगिकी होती थी उससे उनको चिढ़ होने लगती थी। वे मशीनों को रोजगार छीनने वाला साधन मानकर उसे तोड़ने का प्रयास करते थे, क्योंकि मशीनों से कम व्यक्ति से मशीनें को जब इस्तेमाल होता था तो उस मजदूरों की उसमें आवश्यकता कम होती थी क्योंकि सारा काम मशीनों के माध्यम से हो जाता था। तो इस स्थिति में मजदूर क्या है, मशीनों से जो काम होता था तो उससे हमेशा वो तोड़ने फोड़ने की कोशिश में लगे रहते थे। शुरुआत में कारखानों की मशीनों को निशाना बनाया और समय के साथ गांव में नए लाए गए कृषि यंत्र जैसे थ्रेसर को भी तोड़फोड़ किए जाने लगे। तो इस तरीके से शुरू में जब कारखानों में जो मशीन होती थी उनको वो भी उसे तोड़ने फोड़ने की कोशिश करते थे, लेकिन समय के साथ साथ जब गांव में भी उन कृषि यंत्र मशीनों का जब उपयोग किया जाने लगा तो उसे भी वो तोड़फोड़ करने शुरू करने लगे, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि ये चीज़ें उनके जो रोजगार का जरिया है वो कम होता जा रहा है। अब आगे देखते हैं 9 पॉइंट में 1.5 में देखते हैं 9 के मजदूर, औरतों और बच्चे। औद्योगिक क्रांति से महिलाओं और बच्चों के काम के तरीकों में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए। जब उद्योग धंधों में जब परिवर्तन होने लगा तो महिलाओं और बच्चों के जो काम थे उनके तरीकों में भी परिवर्तन आने लगा। इससे पहले ग्रामीण गरीबों के बच्चे हमेशा घर या खेतों में अपने माता पिता या संबंधियों की निगरानी में तरह तरह के काम करते थे। लेकिन ये भी बताया गया कि साथ साथ के जो ग्रामीण क्षेत्रों के जो गरीब बच्चे हुआ करते थे वो क्या अक्सर कर या तो घर पर या तो खेतों पर या अपने मम्मी पापा के साथ वो क्या है या फिर सगे संबंधियों के साथ वो उनकी देखरेख में ही काम किया करते थे। ये काम दिन या मौसम के अनुसार बदलते रहते थे। जो काम उनको मिलता था वह तो काम जो मिला है वो दिन के हिसाब से, मतलब कितने दिन उन्हें काम करना है, या तो फिर साथ ही साथ मौसम के अनुसार, जैसे मौसम होगी उसी के अनुसार उनका काम का जो स्वरूप होता था वह भी परिवर्तन होता जाता था। इस प्रकार गांव में महिलाएं भी खेत के काम में सक्रिय रूप से हिस्सा लेती थी। तो इस तरीके से गांव की जो महिलाएं होती थी वह खेतों में काम करने के लिए अपना भी महत्वपूर्ण योगदान देती थी।
वे पशुओं का पालन पोषण करती थी, लकड़ियाँ इकट्ठा करती थी और अपने घरों में चरखे चलाकर सूत काटती थी। तो इस तरीके से महिलाएं क्या करती थी, पशुओं के पालन पोषण, उनकी देखरेख में, उनके चारा से संबंधित और साथ ही साथ लकड़ियाँ इकट्ठा करने में और साथ ही साथ अपने घर में वो चरखे पर सूत काटने का भी काम किया करती थी। औद्योगिक क्रांति के बाद उन्हें कारखानों में काम करना पड़ा, जो इससे बिल्कुल अलग किस्म का होता था। तो इस तरीके से औद्योगिक क्रांति, जब उद्योग धंधे में परिवर्तन होने लगा तो क्या होने लगे कि कारखानों में उन्हें काम करना पड़ा, जो कि इस बिल्कुल अलग किस्म का, मतलब अलग तरह का उन्हें काम मिला। वहाँ लगातार कई घंटों तक एक ही तरह का काम, कठोर अनुशासन तथा तरह तरह के दंड की भयावह परिस्थितियों में कराया जाता था। तो इस तरीके से जो काम का जो किस्म था, जिस तरीके से यहाँ बताया कि औद्योगिक क्रांति के बाद कारखानों के काम में काम करना पड़ा, जो इससे बिल्कुल अलग किस्म का होता था। तो वहाँ उन्हें लगातार क्या करना पड़ते थे, घंटों भर उन्हें एक ही तरह के काम को कठोर रूप से अनुशासन में, मतलब नियम बने होते थे, उन्हीं नियम पर उन्हें काम करने पड़ते थे। और साथ ही तरह तरह के दंड की भयावह, मतलब अगर उनसे कोई गलतियाँ हो जाती थी तो उन्हें दंड जैसी भयानक परिस्थितियों से भी गुजरना पड़ता था। तो इस तरीके से क्या है, महिलाओं को भी कई परिस्थितियों का भी सामना करना पड़ा। अब आगे देखते हैं। पुरुषों की मजदूरी मामूली होती थी, जिससे घर का खर्च नहीं चल सकता था। मतलब पुरुषों की जो मजदूरी होती थी वो सामान्य तौर से होती थी, जिससे उन्हें घर चलाना या घर का जो खर्च होता था वह नहीं चल पाता था। इसे पूरा करने के लिए महिलाओं और बच्चों को भी काम करना पड़ता था। मतलब अपने घर की जो आवश्यकता थी उसे पूरा करने के लिए महिलाओं को और साथ ही साथ बच्चों को भी काम करने होते थे। जो मशीनों का इस्तेमाल बढ़ता गया, काम करने के लिए कुशल कारीगरों की जरूरत भी कम होती गई। तो इस तरीके से जब उद्योग धंधे में परिवर्तन होने लगे, नए नए मशीनों का आविष्कार होने लगा, तो उद्योगों में मशीनों का इस्तेमाल बढ़ता चला गया। इससे क्या होने लगे, जो उद्योगों में काम करने वाले जो मजदूर थे, अब उनकी ज़रूरत क्या हो गई थी, कम होती चली गई। उद्योगपति पुरुषों की बजाय औरतों और बच्चों को अपने यहाँ काम पर लगाना अधिक पसंद करते थे। तो इस तरीके से क्या होने लगा कि जो उद्योगपति होते थे, उद्योगों के जो मालिक होते थे, अब वो पुरुषों के बजाय महिलाओं को काम पर लगाने लगे और उन्हें वो ज़्यादा पसंद करते थे, या वो यूँ कहें कि उनके द्वारा काम सही ढंग से या उनके अनुसार कराया जा सकता था। अब आगे देखते हैं। महिलाओं और बच्चों को लंकाशायर और यॉर्कशायर नगरों के सूती कपड़ा उद्योग में बड़ी संख्या में काम पर लगाया जाता था। तो इस तरीके से क्या होने लगे कि जो महिला और पुरुषों को जो उद्योगपति होते थे वो अधिक पसंद करते, या उनके द्वारा काम उन्हें कराया जाना अधिक लगने लगा। तो महिला और बच्चे जब लंकाशायर और यॉर्कशायर के शहरों में जब वो सूती उद्योग में इनकी संख्या में बड़ी मात्रा में इन्हें काम पर रखा जाने लगा। इसके अलावा रेशम, फीते बनाने और बुनने के उद्योग धंधों में भी बर्मिंघम से धातु उद्योग में अधिकतर बच्चे और महिलाओं को नौकरी दी जाती थी। तो इस तरीके से उन्हें काम पर क्या है, सूती फीते बनाने, बुनने और साथ ही साथ उद्योग धंधों में धातुओं को तरह तरह के से आकार देने में उद्योगों में अधिकतर महिलाओं और बच्चों को ही नौकरी पर दी जाते थे। रुई काटने की मशीनें तो कुछ इसी तरह की बनाई गई थी कि उनमें बच्चे अपनी फुर्ती उंगलियों और छोटी कदगाठी के कारण आसानी से काम कर सकते थे। तो इस तरीके से क्या होने लगे कि सूत काटने की जो मशीन होती थी वह इस तरीके से बनाई गई थी कि बच्चों की जो छोटी उंगलियां होती थी वो क्या होती, अधिक एक तो ऐसे ही छोटे बच्चे बहुत स्फूर्ति, मतलब चंचल स्वभाव के होते हैं और वो उनके जो काम करने के तरीके होते हैं वो जल्दी हो जाते हैं। तो जब वो उंगलियां और उनके जो मतलब छोटी हाइट के कारण वो उन्हें आसानी से काम करा सकते थे या उनके द्वारा काम किया जा सकता था। बच्चों को अक्सर कपड़ा मिले में रखा जाता था, क्योंकि वहाँ
सटाकर रखे गए मशीनों के बीच से छोटे बच्चे आसानी से आ जा सकते थे। तो जो मशीनों में, जो कपड़ा उद्योग में जिन मशीनों या मिलों में बच्चों को रखा जाता था वो क्या होती थी, सटी हुई होती थी, जिसमें बच्चे आसानी से आ जा सकते थे और काम भी आसानी से किया जा सकता था। बच्चों से कई घंटों तक काम लिया जाता था, यहाँ तक कि उन्हें हर रविवार को मशीनें साफ करने के लिए काम पर आना पड़ता था। और साथ ही साथ वो क्या करते थे, बच्चे तो घंटे ही देरी काम करते ही थे, लेकिन उन्हें पूरे सप्ताह भर उन्हें काम पर जाना ही पड़ता था, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें ताज़ी हवा भी नहीं मिल पाती। एक तो उद्योग धंधों में ऐसे ही हानिकारक चीज़ें निकलती हैं, हानिकारक पदार्थ निकलते हैं, तो इनकी वजह से बच्चों को ताज़ी हवा या शुद्ध हवा उन्हें नहीं मिल पाती थी। कई बार तो बच्चों के साथ मशीनों में फंस जाते थे या उनके हाथ कुचल जाते थे। और क्या होने लगा कि जब उद्योग में बच्चे तो काम करे रहते, तो उनमें जो बच्चे थे वो मशीनों में क्या होते थे कि इतने सटे सटे होते थे, तो उन मशीनों के बीच में बच्चे फंस जाते थे और वे कभी कभी उनके साथ हादसे भी हो जाया करते थे। कभी कभी बच्चे काम करते करते इतने थक जाते थे कि उन्हें नींद की झपकी आ जाती थी और वे मशीनों में गिरकर मौत के मुंह में चले जाते थे। तो इस तरीके से क्या होने लगा कि कभी कभी हमने ये भी पढ़ा कि किस तरीके से बच्चों से बहुत ही लंबे समय उन्हें काम कराया जाता था, जिससे बच्चे थक जाया करते थे, मतलब उन्हें आराम करने या सुस्ताने का मौका नहीं मिल जाता। तो इस स्थिति में बच्चों को नींद आ जाती थी और वो क्या है, मुंह के बल या उन मशीनों में फंसकर वो मौत के मुंह में गिर जाते थे या उनकी मौत हो जाती थी। अब आगे देखते हैं, कोयले के खाने भी बहुत खतरनाक होती थी। खाने की छतें धंस जाती थी अथवा उसमें विस्फोट हो जाता था। और साथ ही क्या होने लगे कि जो कोयले की खान होती थी, जहाँ कोयलों की खुदाई होती थी, आप सभी जानते हैं कि किस तरीके से कोयले को खनन के माध्यम से बाहर निकाला जाता है, मतलब खुदाई के माध्यम से। और साथ ही साथ उन खानों की जो छतें होती थी वो कैसी होती हैं, धंस जाया करती हैं, कभी कभी इतनी ढीली होती हैं कि ऊपर की जो छत होती है वो फट जाती। और साथ ही साथ क्या होता था, उनमें विस्फोट हो जाता था। चोट लगना तो वहाँ आम बातें थी, मतलब ऐसी घटनाएं तो चोट लगने जैसी बातें तो आम बातें थी जो होती रहती थी। कोयला खानों के मालिक कोयले के गहरे अंतिम छोरों को देखने के लिए बच्चों को ही भेजते थे, क्योंकि जो कोयले की जो खाने होती वो सुरंग के जैसे होती थी, तो जिसमें बच्चे आसानी से आ और जा सकते थे। तो जो मालिक जो होते थे वो कोयले की गहराई को देखने के लिए अक्सर क्या करते, बच्चों को ही भेजते थे। जहाँ जाने का रास्ता वयस्कों के लिए बहुत सकरा होता था, मतलब जो बड़े लोग थे वो आसानी से वहाँ जाने नहीं पाते थे, क्योंकि जो रास्ता होता था वो बहुत ही सकरा होता था। यहाँ तक कि वे अपनी पीठ पर कोयले का भारी वजन भी ढोते थे और कोयले से भारी गाड़ियों को खींचते थे। तो इस तरीके से क्या उन्हें साथ ही साथ वो बच्चों को क्या है, वहाँ काम भी कराया जाता था और साथ ही कोयले वहाँ से बाहर भी निकाले जाते थे और उन्हें ढो करके भी बाहर निकाला जाने लगा। कारखानों के मालिक बच्चों से काम लेना बहुत ज़रूरी समझते थे, ताकि वे अभी से काम सीखकर बड़े होकर उनके लिए अच्छा काम कर सके। तो मालिक अपनी क्या है, फ़ायदा देखते थे और बच्चों को ज़रूरत से उन्हें ज़्यादातर बच्चों को ही काम लेना ज़्यादा ज़रूरी समझते थे, जिससे वो सीख सके और बड़े होने पर उन्हें काम मिल सकेगा आसानी से। अधिकतर कारखानों में 10 से 14 वर्ष की उम्र के बाल मजदूर काम करना शुरू कर देते थे। तो 10 से 14 वर्ष तक के बच्चों को बाल मजदूरी के तौर पर काम कराया जाने लगा। महिलाओं को मजदूरी मिलने से न केवल वित्तीय स्वतंत्रता मिली, बल्कि उनके आत्मसम्मान में भी वृद्धि होने लगी। महिलाओं को रोजगार तो मिला ही, साथ ही साथ उन्हें पैसे भी मिलने लगे और स्वतंत्र रूप से वो आत्मनिर्भर हो गए। अपने आत्मसम्मान जो होती थी वो बढ़ोतरी होने लगी उसमें। लेकिन इससे उन्हें जितना लाभ हुआ उससे कहीं ज़्यादा हानि कम की अपमानजनक परिस्थितियों से
परिस्थितियों के कारण हुई। जितना ये लाभ तो पैसे रोजगार तो मिले, लेकिन उन्हें साथ ही साथ कई ऐसी समस्याएं भी झेलने पड़े और अपमानजनक भी परिस्थितियों का भी सामना करना पड़ा। अक्सर उनके बच्चे पैदा होते ही या तो सहसावस्था में ही मर जाते थे, मतलब पैदा होते थे या फिर कुछ थोड़ी उम्र होने के बाद वो मर जाते थे उनके बच्चे, और उन्हें अपने औद्योगिक काम की वजह से मजबूर होकर शहर के घिनौने और गंदी बस्तियों में रहना पड़ता था। तो इस तरीके से उन्हें काम की वजह से, मतलब उद्योग में काम करने के लिए मजबूर हो जाने की वजह से वो लोग वहाँ गंदी बस्तियों में रहने के लिए उन्हें रहना ही पड़ता था किसी भी परिस्थिति में। तो बच्चों, आज के लिए हम इस लेसन से यहीं तक पढ़ेंगे। आप लोगों के लिए होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 1, औद्योगिक विकास का समाज पर पड़ने वाले प्रभावों को बताइए। क्वेश्चन नंबर 2, 18वीं सदी में जर्मनी की औद्योगिक क्रांति के रास्ते में क्या क्या बाधाएं थी, इन्हें किस प्रकार दूर किया गया। ये 2 क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।